नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और 3 दिवसीय ये सत्र पूरी तरह से डिजिटल होगा। आपको बताएं कि ये सदन की कार्रवाई राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेताओं और हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक भी व्यक्त किया और वहीं पर सदन में इन सभी को श्रद्धांजलियां दी गई हैं। और सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में विधायकों के लिए डिजिटल पाठशाला लगाई गई और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ की देख रहे हैं जहां पर ई विधानसभा का आगाज जो है वो हो चुका है और सीएम मनोहर लाल के साथ साथ तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और जो ये शुरू हुआ है ई विधानसभा का आगाज जो हुआ है, इसमें जो ऐप है उसको मोबाइल के जरिए भी डाउनलोड किया जा सकता है और सदन के अंदर ये इस बात की जानकारी दी गई है कि इसकी खुद की जिम्मेदारी करना आप सब लोगों का ही दायित्व होगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक होती है तो उसका सीधा सीधा जो कार्य है वो आपके ऊपर आएगा। मान लीजिए कोई नहीं आया लेकिन मैंने उनको अपना पासवर्ड बता रहा है। हरियाणा विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहां आज हम एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। हालांकि यह क्रांति बिना किसी शोर शराबे के दस्तक दे रही है, लेकिन इसका असर व्यापक, त्वरित और दूरगामी होने वाला है। आज लोकतंत्र का यह पवित्र मंत्र हरियाणा विधानसभा का सदन उच्च तकनीक से संपन्न हो रहा है। गत वर्षों से हमने जो ई विधानसभा का सपना देखा था, आज वह सपना वास्तविकता में बदल रहा है। मैं आप सबका ई विधानसभा है, इससे जहां विपत्ति विकसित होगी वहीं आप प्रयास था कि विधानसभा डिजिटल हो। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद्र गुप्ता जी का, जिन्होंने लगातार इस बात का प्रयास करके धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से आज ई विधानसभा की एप्लीकेशन की इसकी जो शुरुआत हो रही है, इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। विधानसभा में हमारे जितने भी विधायी काम हैं, सदस्यों को सहूलत के लिए प्रश्नोत्तर से लेकर के कॉलिंग अटेंशन है या अन्य जितने भी या चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, अब उसका एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ये भी इसके कारण से बन सकेगा। हर विधानसभा के हमारे सदस्य ने कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा हमको देखने से, सुनने से पता लग सकेगा। पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। अपने आप में एक बेंचमार्क हरियाणा विधानसभा ने तय किया और एक ऐसी चीज है जहां आप देखते हैं कि केंद्र सरकार बारी बारी विधानसभाओं को कह रही थी कि आप डिजिटलाइज करो। अब तक हमारी पार्लियामेंट और हमारी लोकसभा, राज्यसभा, तो दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के वो डिजिटलाइज नहीं हो पाए, मगर हमने ही कर दिखाया। इसके लिए सभी कमेटी के मेंबर और खास तौर पर मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा। और मुझे भी वो दिन याद है, अगर इनकी फाइल अगर 2 मिनट भी रुक जाती थी तो स्वयं फोन कर इस बार मैंने टारगेट लिया है, इस बार मैंने टारगेट लिया है और उसको डिजिटलाइज करना है। बहुत लंबे टाइम से इसकी चर्चा थी कि हम कब अपनी विधानसभा को प्रोग्रेस करेंगे। और मैं समझता हूँ पिछले मेरा कार्यकाल था तो पूरे 5 साल यही बात चलती रही कि कब इसको प्रोग्रेस करेंगे, कब प्रोग्रेस करेंगे। हम बार बार ये कहते रहे कि लेस सिंपल कर दिया हमने। पेपर
कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से पेपरलेस हमने नहीं किया। लेकिन हमारे पड़ोस में ही हिमाचल ने इसमें काफी कुछ आगे काफी प्रगति कर ली। उनको केंद्र ने काफी मदद की थी उस टाइम में और उन्होंने पूरी विधानसभा को पेपरलेस कर दिया। एप्लीकेशन, ये विधानसभा की एप्लीकेशन जो शुरू की है उसके लिए मैं स्पीकर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने काफी मेहनत की। हालांकि एग्रीमेंट तो बहुत सारी स्टेटों ने कर रखा था, लेकिन 3-4 स्टेटों में शुरू हुआ था, आज हरियाणा ने किया। ये जो आज से शुरू हुआ है, हो सकता है हमारे तो बहुत यूजफुल ना हो जो हमारे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए काफी यूजफुल होगा। ये जो डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे थे, नहीं अपना कंपाल जी कह रहे थे कि भी लेस पेपर, देखो हमारे को तो पेपर लेस नहीं, लेस पेपर चाहिए। हमारे जनरेशन को पेपर जरूर चाहिए, ठीक है, जहां जरूरत नहीं है उसकी उन पेपरों की जरूरत ना हो, लेकिन जहां जरूरत है उसके बगैर काम नहीं चल सकता। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और सत्र का पहला ही दिन बहुत ही ज्यादा हंगामेदार रहा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ई विधानसभा को लेकर बयान दिया है और ये कहा कि ई विधानसभा प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के आह्वान पर हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करती नजर आ रही। उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। आज वास्तव में विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा ही लगने जा रहा है कि एक नई विधा, क्योंकि डिजिटल इंडिया इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने विधायक चिरंजीवी राव की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जवाब दिया है और सीएम मनोहर लाल ने धारूहेड़ा और रेवाड़ी में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी की समस्या पर जवाब देते हुए कहा कि धारूहेड़ा और रेवाड़ी में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की ओर से आने वाले गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही एसटीपी बनाई जाएगी और इसके लिए एनजीटी के आदेश जारी किए गए कि राजस्थान सरकार इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाएगी और हरियाणा सरकार ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित भी करेगी। बहुत विकट परिस्थिति कई है कि धारूड़ा का पानी है और वो हमारे यहाँ भिवाड़ी का पानी है और हमारे यहाँ धारूड़ा के आसपास काफी फैलता है। एनजीटी के अंदर ये केस गया था। एनजीटी ने फैसला कर दिया है कि राजस्थान को इसका पैसा देना है और बनाएंगे हरियाणा के लोग। उस नाते से कल नीति आयोग की बैठक थी तो दोनों चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी और अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी और राव इंद्रजीत जी भी वहां थे। तो हम लोगों ने उनसे बात की तो जल्दी वो मीटिंग करके और बहुत जल्दी वहां जो एसटीपी वो लगना है ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत जल्दी राजस्थान के सहयोग से ही करना है हमको, अकेले हरियाणा उसको नहीं करेगा क्योंकि दोनों का मिलाकर के ही काम होना। हालांकि नुकसान हमको होता है, पानी उनका आता है, लेकिन एनजीटी का फैसला हो चुका, उसका लागू कराएं। ये ठीक है कि पानी की अपने आप में एक बहुत विकट परिस्थिति, कई स्थानों पर तो पानी कम बहुत है और कहीं कहीं वाटर लॉगिंग है। दोनों बात उधर मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकारी विभागों के बिजली बिलों की राशि विभाग के पास खुद पहुंच जाएगी और इसके लिए राज्य के बजट में प्रावधान किया जाएगा और अप्रैल महीने में ही विभागों की राशियां दे दी जाएंगी। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ जाती हैं कि कुछ सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया है। इन्हें समस्या के निदान के लिए राज्य बजट में ही प्रावधान किया जाएगा और सरकारी विभागों के सालाना बिजली बिलों की समेकित राशि विभागों को भेज दी जाएगी ताकि कोई भी बिल पेंडिंग ना रहे। बजट बनाते समय बिजली के बिलों की बात है, ये पहले सालों में यह विषय चलता था। अब हमने इस साल से ये कर दिया है कि सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी बिजली का बिल अब किसी डिपार्टमेंट को रेज नहीं किया जाएगा, बल्कि बजट बनाते समय हर डिपार्टमेंट का सालाना जितना भी बिजली का खर्च है उसको कंसोलिडेट करके बजट में से कम करके पहले ही अप्रैल में उनका बराबर करके उनको वापस दिया जाएगा। नहीं तो बहुत स्थानों पर ये शिकायत आती है कि इस ऑफिस का बिजली का बिल नहीं गया, इसका नहीं गया।
क्योंकि आखिर पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट यानी एक कंपनी है। उस कंपनी के नाते उन्होंने तो बिल अपने हर एक विभाग हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, कोई भी उनको अपने बिल लेने हैं। तो अब हमने ये तय किया है कि सरकारी विभागों के सारे बिजली के बिल डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसी प्रकार और भी जो विभागों का लेन देन होता है जिसके कारण से कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो भी बजट में ही उसका समाधान कर दिया जाएगा, ताकि साल का जितना खर्च है सारा उसमें से निकालें। फिर भी इसकी जो जानकारी इंक्वायरी जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को विधानसभा के सत्र के दौरान विधायक गीता भुक्कल के सवालों का जवाब दिया है और ये कहा कि झज्जर की विभाजित सड़कों से अग्रसेन चौक और रामलीला मैदान तक 1.700 किलोमीटर और 3.065 किलोमीटर के खंडर को छोड़कर सड़क की स्थिति संतोषजनक कर दी गई है। सीवरेज पाइपलाइन में लीकेज के कारण ये खंड क्षतिग्रस्त हो गया था और वहीं गीता भुक्कल की ओर से झज्जर के कार्यों के बारे में रिपोर्ट भेजने के आरोप में डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अगर इस मामले के अंदर अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट भेजी होगी तो अगले 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंड किया जाएगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि विधायकों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाकर भेजें और प्राथमिकता के आधार पर काम सड़कों का किया जाना चाहिए। पहली सड़क क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइपलाइन वहां पर टूटी हुई थी, पंचर्ड थी कई जगह। पूरी सड़क खराब नहीं, 1300 मीटर है, जो कि जवाब में लिखा गया है कि वहां पर सीवरेज के अंदर पंचरिंग होने की वजह से कई जगह पॉटहोल्स बने हैं, जिसको निरंतर रिपेयर किया जाता है। मगर पब्लिक हेल्थ द्वारा पिछले दिनों 6 करोड़ 60 लाख का एक टेंडर निकाला गया है। माननीय सदस्य को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही दिसंबर 2022 तक ये सीवर लाइन के अंदर जहां जहां लाइनेज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। पहली सड़क क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइप। सदन के अंदर विपक्ष ने विधायकों को धमकी मामले पर लेकर हंगामा किया है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सदन से भी वॉकआउट कर दिया और सदन से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले पर अपना बयान दिया। तो वहीं पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है और कई आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सेटिस्फाइड नहीं है, जब तो वॉकआउट किया हमने कि ये एडजॉर्नमेंट मोशन कानून व्यवस्था इतना ज्वलंत मुद्दा कि आज हर व्यक्ति हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए थी। इसका कोई इस हिसाब से जवाब आना चाहिए था। खाली मतलब इतना लंबा चौड़ा जवाब पढ़ने हैं, ऑलिंग अटेंशन का भी जवाब क्या था। एनसीआरबी के आप आंकड़े देख लो, अपराध बढ़ रहा है। जो कानून बनाने वाले सुरक्षित नहीं, उनको धमकियां मिल रही है। जो कानून के रखवाले हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, पुलिस, उनको मर्डर हो रहा है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और किसी भी प्रदेश में जो अगर कानून व्यवस्था सुचारू नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो उसका विकास रुक जाता है। और यही कारण है आज हरियाणा में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस मामले में हमारी एसटीएफ ने बहुत बड़ा काम किया। फोन कॉल दुबई से आ रहे थे, तो पहले हमारी एसटीएफ दुबई गई, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि किसी अफगानी नागरिक ने ये सिम कार्ड खरीदा है, और सिम कार्ड की लोकेशन जब ढूंढी गई तो उसका आईपी एड्रेस फैसलाबाद पाकिस्तान से आया। फिर हमारी एसटीएफ उस आईपी एड्रेस को लेके आगे वर्कआउट करती रही और दे प्लेड ए गेम आल्सो। उन्होंने जिस नंबर से फोन आ रहा था, किसी से फोन करवाया कि हमने पैसे जमा कराने हैं, कहाँ करवाएं, तो वो चक्कर में आ गया। उन्होंने खाता बता दिया कि इस खाते में।
रेवाड़ी के अंदर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें अपराध के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। एक बुजुर्ग के घर के गेट के ऊपर गिफ्ट पैक रखा हुआ मिला और इसमें बदमाशों ने एक धमकी भरा पत्र और 2 जिंदा कारतूस भेजे। पत्र में साफ शब्दों के अंदर ये लिखा हुआ है कि बड़े तेरे मौत निश्चित है और इसको लेकर बुजुर्ग और उसका परिवार जो है वो दहशत में बना हुआ है और शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया है कि बीते 27 जून को रात के वक्त में 2 अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस आए थे और इन्होंने मुंह पर एक कपड़े से ढककर मारने की कोशिश की, लेकिन शोर मचा दिया गया और उसके बाद वो नाक और पैर पर मारकर फरार हो गए हैं और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आई। नतीजा ये निकला है कि अब दोबारा उन्हें बदमाशों से धमकियां मिल रही हैं और परिवार को एक गिफ्ट पैक में जान से मारने की धमकी भरे पत्र भी भेजे गए हैं। कुछ आदमी अंदर घुस गए, मैं बैठे हुआ सो रहा था तो उन्होंने मेरे ऊपर जैसे वो कपड़ा डालने के मुंह पर कोशिश की तो मैंने बचाओ बचाओ का शोर मचाया। उन्होंने चलते समय मेरे पैर पे एक ने और एक ने मुंह पे मार पिटाई की और वो यहाँ से भागने लगे। तीसरा आदमी आगे 200 गज आगे खड़ा। कितने लोग थे वो? तीसरा आदमी आगे खड़ा था, 3 लोग थे। मेरे फादर के साथ 27/6 को रात में 2-2:15 बजे के पास कोई संदिग्ध 3 आदमी अंदर आते हैं। उनमें से 2 आदमी अंदर आके मेरे फादर का कपड़े से मुंह दबाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश करी। फादर ने बचाओ बचाओ चिल्लाओ कहने के लिए वो किया तो वो एक ने उनके पैर में चोट मारी और एक में नाक पे और फिर वो भाग लिए। फादर बचाओ बचाओ कहते उनके पीछे गए। आगे 100-150 मीटर आगे एक मोटरसाइकिल पे पहले तैयार खड़ा हुआ था और तीनों यहाँ से भाग गए। ये 2 बार मुख्यतः हुई। एक बार कुछ दिन पहले वही जान से मारने की कोशिश रात को सोते समय, उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पे आगे देख गई। FIR उस समय दर्ज नहीं की गई। एक एप्लीकेशन इन्होंने दी थी, मेडिकल भी हुआ था, मैं स्वयं साथ था उसमें। मेडिकल होने के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता कहूंगा मैं इस मामले में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में दोबारा सी घटना घटी और इस बार तो बिल्कुल एक चेतावनी भरे शब्दों में मैं कहूंगा एक पत्थर जिसको वो साथ में 2 राउंड घर के सामने रखे गए। जब सुबह इन्होंने देखा फिर वही समाचार हमें मिला, पुलिस आई रात को सुबह जैसे 6 बजे इन्होंने देखा, पुलिस लेके चली गई। उधर खबर जाखल से है जहां पर पुलिस को नशे के खिलाफ शुरू किया गया विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और सूत्रों के हवाले से पुलिस को गांजा तस्करों की जानकारी मिली थी, जिसे जाखल पुलिस ने नाकाबंदी कर पिकअप सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 38 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है। और डीएसपी टोहाना शाकिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए हिसार जेल भेजा जाना है। के टाइम 12:30 बजे के आसपास म्यूंत चौकी इंचार्ज वेदपाल ASI अपनी टीम के साथ नाकाबंदी कर रहा था। जो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक गाड़ी को चेक करने पर, पिकअप गाड़ी थी जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो उन चेकिंग के दौरान उनसे 38 किलो गांजा बरामद किया मजिस्ट्रेट की निगरानी में। और दोनों एक जाखल का रहने वाला है, एक गंगानगर राजस्थान।
उधर झज्जर जिला पुलिस तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह समाप्त कर दी गई। यात्रा लघु सचिवालय परिसर में चली और मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही महिला थाना के नजदीक इसको समाप्त कर दिया गया, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए यात्रा से प्रेरित किया जाएगा ताकि लोगों में देशभक्ति की भावनाएं पैदा हो सके। लेकिन इस यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया, केवल खानापूर्ति के जरिए ही यात्रा को समाप्त कर दिया गया। वहीं एसपी भारती डवास ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को अपने अपने निवास स्थल और स्थानों में तिरंगा लहराने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं इस दौरान नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने अपनी आंखों का निःशुल्क जांच भी करवाई है। आज हमने महिला थाना झज्जर में एक मेडिकल आई चेकअप कैंप का आयोजन किया है IQ हॉस्पिटल की मदद से, और इसमें हमारे सभी कर्मचारी ने अपने जो है आई चेकअप करवाया है। साथ ही साथ ये कैंप हमने जो है हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में रखवाया गया है, और इवन जो हमारे सिविलियन लोग आ रहे हैं, जो हमारी पार्टीज आ रही हैं, उनको भी हमने ये आह्वान किया है कि वो भी अपना आई चेकअप जो है फ्री में। पुंडरी के अंदर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों और खंड पंचायत एवं विकास अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली है और खंड विकास कार्यालय से लेकर इसको PWD के आराम गृह तक की यात्रा की गई है। पंचायत एवं विकास अधिकारी सुमित चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमृत उत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हमारे कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ तिरंगा की कीमत 24 रुपए रखी गई है और कोई भी व्यक्ति हमारे कार्यालय से यहाँ तिरंगा खरीद कर अपने घर ले जा सकता है और घर ले जाकर लहरा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव पे आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे मैं खंड विकास पंचायत अधिकारी पुंडरी समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को एवं खंडवासियों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये तिरंगा यात्रा हमने हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है सरकार का, उसके तहत चलते हमने निकाली है। तो इसमें हर घर तिरंगा में हर एक घर के ऊपर जो है 15 अगस्त को तिरंगा हमने लहराना है, और पूरे जो है देश के अंदर हर घर में अगर तिरंगा लहराया जाएगा तो वो एक अलग ही नज़ारा होगा। तो तिरंगे जो हैं हर खंड स्तर पर प्रदेश के और जिले के उपलब्ध हैं। बिजली के निजीकरण के लिए संसद में रखे जा रहे बिजली संशोधन बिल के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाया है, और इसी कड़ी में अंबाला के बिजली घरों के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला संसद से पारित न करवाया जाए। कर्मचारी नेता देवेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूरे देश के अंदर बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है, और उन्होंने ये बताया है कि बिजली संशोधन का मसौदा लोकसभा के सांसदों को दिया गया और इस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह के हस्ताक्षर हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि इस बिल पर किसी से भी राय मशवरा नहीं लिया गया है। देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली बिल अमेंडमेंट 2022 के विरोध में, जो कि RK सिंह बिजली मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर रखने के लिए उसको मसौदा तैयार किया है। वो कर्मचारियों के हित में भी नहीं है और आम उपभोक्ता के हित में भी नहीं है। जब 2003 अमेंडमेंट बिल आया था, उसको स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया और उसके बाद जनता से, कर्मचारियों से पूरी बात हुई, लेकिन इस बिल में कोई भी कर्मचारी से बात, यूनियन संगठनों से बात नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।